ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैम्ब्रिज में इसकी रिसर्च हो रही है कि कैसे आप, एक डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक हुए कैम्ब्रिज के, उन्होंने सिद्धांत दिया फॉर्मेटिक कजेशन का, जिसके अनुसार गर्भ के समय माँ के जो भी विचार होंगे, भावनाएं होंगी, आहार, पारिवारिक सामाजिक वातावरण होगा, जो दिनचर्या वो फॉलो करेगी, उससे एक स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स क्रिएट होता है। मतलब आप उस फोर्स को देख नहीं सकते, इट इज मेटाफिजिकल, बट दैट इज देयर। एक टाइप की एनर्जी क्रिएट हो रही है उसकी बॉडी में, और वो एनर्जी डिसाइड कर रही है कि वो जो बच्चा उसके गर्भ से आएगा, फ्यूचर में उस बच्चे की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर, उसके व्यवहार कैसा होगा। यानी वो जो नींव है वो गर्भ में पड़ रही है, इसका उन्होंने स्टडी किया है, और यही एमपी जेनेटिक्स के रूप में पिछली क्लास में आपको बताया गया था। और बार बार आपसे कहते हैं कि आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव इमोशंस मत रखिए, क्योंकि देखिए जैसे आपके विचार भावना होंगे उसी के अनुसार आपकी बॉडी में हार्मोन सेक्रेट होंगे, और ये आपके बच्चे के पर्सनालिटी को या उसके इमोशंस को वहीं की वहीं तय कर रहे हैं, वहीं की वहीं उनकी नींव पड़ती चली जा रही है। तो अगर आप प्रसन्न रहेंगी तो हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलेंगे, जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, और ये प्रसन्न, तनावमुक्त, खुश मिजाज, एकाग्र, होशियार बच्चा पैदा होगा। और अगर आप गुस्से में रहती हैं तो ना केवल कम वेट का बच्चा, कम विकसित बच्चा, पर वो रोने वाला, चिड़चिड़ा, जिसके कभी पेट में दर्द होएगा, कभी कान में दर्द होएगा, उसकी मांसपेशियां तनाव में रहेगा वो हमेशा। क्योंकि जब भी आप, वो बच्चा गर्भ में था, जब भी आपने गुस्सा किया, जब भी आपने स्ट्रेस किया, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, और कॉर्टिसोल का मैसेज बच्चे तक गया, और बच्चे के मांसपेशियों में वही तनाव, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है चार्ज अप हो गया, और ये बच्चे ज्यादातर इंटेलिजेंट नहीं होते। और ये जो आपको एम्ब्रियोनिक चार्ट दिखा रहे हैं, ये दिखाता है इंपॉर्टेंस प्री प्लानिंग की। ये देखिए, जो मस्तिष्क है वो गर्भ धारण यहाँ हुआ इस जगह पे, और इसके 2 सप्ताह बाद ये ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तेजी से ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। 80% ब्रेन 16 वीक्स तक, यानी फर्स्ट 4 मंथ्स में डेवलप हो रहा है तेजी से, फिर स्लो स्लो हो रहा है। ये फास्ट ग्रोइंग स्पीड जो है लद्दाख ब्लू से दिखाई गई है। तो ये देखिए, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आपको मालूम ही नहीं, आपने ना तो फोलिक एसिड खाया, ना कोई एक्टिविटीज फॉलो करी, और ये ब्रेन का डेवलपमेंट तो शुरू हो गया, न्यूरल प्लेट बन गई, न्यूरोएक्टोडर्म बन गया, और स्वाद की इंद्रियां बननी शुरू हो गई 14वें सप्ताह में। 16वें सप्ताह में तो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और वो बच्चा जो है चौथे महीने से आवाज को पहचान रहा है, महक पहचानता है, स्वाद को पहचानता है, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस में भी डिफरेंशिएट कर लेता है। ये पिता की वॉइस है, ये दादी की है, ये बुआ की, वो डिफरेंशिएट कर लेता है इसको। 6 मंथ्स में अब थोड़ी अलर्ट हुई, तब तक तो ब्रेन और तेजी से डेवलप कर रहा है। 5 लाख प्रति मिनट के हिसाब से इमोशनल सेंटर्स भी बन गए, प्यार, खुशी, दुख, तनाव सब बनने लग गया, स्वाद की इंद्रियां बन गई। ये शायद मैंने इसका वो ऑन नहीं किया, तो आपको सुना ही नहीं पड़ेगा शेयर करते समय। 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं एक बार स्टॉप शेयर करके वापस जा करके ऑडियो ऑन कर लूँ, या देखूं पीछे से हो जाए शायद। वेट 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, मैंने शेयर साउंड नहीं किया था ना, तो आपको वो सुना ही नहीं देता। अब शायद सुना ही देगा। कैन यू सी? दिख रहा है प्रज्ञा? एनीबडी प्लीज? दिख रहा है? जी डॉक्टर साहब, पर वीडियो चल नहीं रहा, अभी ब्लैक स्क्रीन। हाँ, अभी वो ऑन नहीं करेंगे। Quando un bambino nasce, जैसी तनाव हुआ, कॉर्टिसोल निकला, बच्चे के सिस्टम में गया, बच्चा उछल गया, वो मैसेज उसको मिल गया। वो मतलब एक चीज प्रूव हो गई कि बच्चा गर्भ में सुनता है, उसने वो आवाज सुनी तेज तेज, और उसके आवाज के प्रति अपनी रिएक्शन भी देता है। वो डर गया, अब उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगी, अब उसके सबकॉन्शियस में डर का संस्कार चला जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखिए, माँ खुश है तो ये बच्चा भी प्रसन्न है, स्माइल करता है,
देखा है आप लोग। तो बताने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये चीजें जो आपको गर्भकाल में पता चल रही हैं, अगर गर्भ तक की तैयारी के समय पता चल गई तो आप पता चल जाती तो और कॉन्शियस हो जाते। इसलिए हमको गर्भ धारण से पहले की तैयारी करनी है, और ऐसे बच्चे को जो अभी प्लानिंग फेज में उनको सब बताना है। अब 8 महीने में सभी इंद्रियां काम करने लगती हैं, याददाश्त का सेंटर बन जाता है, भाषा का सेंटर 9वें महीने में बन जाता है। बच्चा जो गर्भ में सीखता है, देखिए उसको वो रिपीट करता है। प्राप्ति बोलो ओम। आप जो उसको सिखा रही होंगी गर्भ रिपीट करेगा बड़े। क्यों है? ये हम आपको दिखाना चाहते हैं इसलिए। ये देखिए, ॐ अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धा ये एक दिन में नहीं सीखा, ये गर्भ से सीखा उन्होंने। और पुराने भी संस्कार होंगे, पर वही है ना, प्री प्रिपरेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो अच्छी जीवात्मा को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी सोल को अट्रैक्ट करेंगे। और जो हम बात करते हैं आज बच्चे बड़े डिसबैलेंस्ड हैं, टीनेजर्स मिसबिहेव करते हैं, जवाब दे देते हैं, वो इसलिए कि हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। हम केवल आईक्यू के ऊपर काम करते रहे, भाई फर्स्ट आना, पढ़ाई करो, फर्स्ट आना, ओके। लेफ्ट ब्रेन जो है डेवलप हो गया, राइट ब्रेन वीक रह गया, इमोशंस वीक रह गए, इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं डेवलप हुई। वो जानते ही नहीं कि मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो समझते ही नहीं गुस्से का कारण क्या है, कैसे गुस्से को शांत करना है, उतनी तेजी से जवाब देते हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन वीक रह गया, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है। वो यही नहीं जानते कि मेरा जन्म क्यों है, मैं आया क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये तीनों को डेवलप करने के लिए, अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने के लिए आपको ये तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो अब तैयारी में भी क्या होता है, तैयारी में भी अगर आप एक बैंगलोर के या दिल्ली के कपल से आप बात करेंगे, कहेंगे ओह यस हमने सब प्लान कर लिया है, बिल्कुल हमने डॉक्टर सोच रखा है, हमारा कहाँ पे डिलीवरी होगी, हमने हॉस्पिटल बुक कर रखा है। यहाँ की 3-3 साल पहले बच्चे के स्कूल तक आजकल तो बुक हो जाते हैं। उनको पता है फोलिक एसिड लेना है, जिंक लेना है, कौन सी जांचें करानी, वो इम्पोर्टेंट है, बट इट इज अ वेरी वन स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग। जो तैयारी हमें एक्चुअली चाहिए, जैसे ये तो एक स्थूल की तैयारी है, फिजिकल वर्ल्ड की तैयारी है, लेकिन जो सूक्ष्म हमारा जो आंतरिक वातावरण है, उसकी तैयारी पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि पति पत्नी की मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक पूर्व तैयारी हो, आपसी व्यवहार अच्छा हो, फिर आती है शारीरिक तैयारी। फिर शारीरिक तैयारी में आपको पहले से जीव उसकी दिनचर्या, आहार, योग, व्यायाम को अपनाना है। फिर मानसिक तैयारी, भावनात्मक तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, वातावरण की तैयारी, मतलब घर वाले भी प्रिपेयर्ड हो, उनका भी योगदान होना चाहिए ना, कि हाँ भाई ये कपल है, और ये प्रेशर ना डालें कि नहीं भाई आप शादी होगी बच्चा कर लो, क्यों कर लो ये उनको नहीं मालूम। ये डिसीजन जो है वो कपल का होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे उनको कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इस पे किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और फिर गर्भावस्था और प्रसव के समय आए बदलाव को स्वीकार करना। कई लोग हैं, दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी, कि जब चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत डिस्ट्रेस में आ जाती हैं आजकल की लड़कियां। स्पेशली मान लीजिए वो कुछ ऐसे फील्ड में काम करती हैं, मान लीजिए फैशन की फील्ड में काम करती हैं, मॉडलिंग की फील्ड में काम करती हैं, तो उनको ये सब समझ के तैयारी करनी चाहिए। रेडिएशंस का क्या प्रभाव है, तो हम एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, वहां भी माता पिता को पहले तो तनाव रहित व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, सम्मान, विश्वास का वातावरण हो, तब एक आत्म बलि संतान को जन्म दे सकते हैं। मतलब एक फुली कॉन्फिडेंट बच्चे को तब जन्म दे सकते हैं जब उनका खुद का रिश्ता अच्छा होगा। अगर दाम्पत्य में तनाव है, आपस में विचार मेल नहीं खाते, लड़ाई झगड़ा होता है, अविश्वास रहता है, तो ऐसे माता पिता, ऐसे वातावरण, जब ऐसी थॉट्स चल रही है और बच्चा कंसीव कर लिया, तो ऐसा बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और उसकी आईक्यू भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, और जैसी संतान की आप कल्पना करते हैं, उसको आपको अपने मन, वचन और कर्मों में उतारना होगा। आप चाहते तो बच्चा मेरा सच बोले, पर आप छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चा कैसे सत्यवादी हो जाएगा। तो जो गुण बच्चे में देखना चाहते हैं, पहले उसको अपने व्यक्तित्व में उखाड़े, अपनी कमियों को दूर करें, और उसके साथ तब ये एक्सेप्ट करें, हाँ अब मैं ऐसा संतान जन्म दे सकती हूँ, ऐसे को। फिर
सब कुछ जो आपको पहले बताया, रिसर्चर्स ने आज प्रूव कर दिया है कि माँ क्या देख रही है, सुन रही है, क्या बोलती है, कैसा आहार लेती है, कैसा सोचती है, कौन सी किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ती है, कैसा संगीत सुनती है, ये सब आपको मैंने उदाहरण अभी बताया, ये डिसाइड करेगा ना बच्चा। और जो हम गर्भवती माँ की दिनचर्या बताते हैं उसको पहले से अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रातः जागरण, सूर्योदय से पहले जगना सीखें, उषा पान करें, यानी 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए, व्यायाम नियमित रूप से करें, थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान और जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, प्राणायाम करें, संभव हो तो वीकली यज्ञ कर सकते हैं, या सूक्ष्म यज्ञ आता है, सूक्ष्म यज्ञ किट आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या दीप यज्ञ कर सकते हैं। एक दिया जलाइए, एक छोटी सी कटोरी पास में रख लीजिए, जल से आहुति दे दीजिए, पहले जप करिए थोड़ी देर, गायत्री मंत्र करिए, जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, और उसके बाद एक दिया जलने दीजिए, वहीं कटोरी में जल रख के एक छोटी तश्तरी में आप आहुति जल की दे सकते हैं। जल शुद्धता का प्रतीक होता है और ये भी एक यज्ञ के की विधा है। कोई यज्ञ कुंडीय यज्ञ से ही यज्ञ नहीं होता। और भोजन कैसा लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। फिर दिन भर में समय निकाल करके अपने मन के अंदर झांकें और देखें कहीं हम चिंताग्रस्त तो नहीं हो रहे, कहीं आवेश में तो नहीं आ रहे, कहीं हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं डेवलप कर रहे हैं। अच्छा कुछ सुने दिन भर में, कभी शाम को भी थोड़ा सा साधना करें, जैसे नादयोग साधना आप लोग को भेजी जाती है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। फिर रात को समय से सोएं, समय से उठें। ये पीसीओडी का बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चियां देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं। अब जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सेक्रीट होता है, वो रात के 8 बजे से 12 बजे तक पीक पे होता है, 10 बजे तक उसकी पीक होती है। तो 10-11 बजे आप नहीं सोए तो मेलाटोनिन का सेक्रीशन डिक्रीज कर जाएगा, नींद नहीं आएगी, और यही मेलाटोनिन जो होता है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। आपके सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो देर से सोने और देर से उठने के कारण होता है। फिर रात को आप देर सोते समय क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल की जो लाइट है वो भी आपके यहाँ पीनियल पे पड़ती है, उससे भी मेलाटोनिन सेक्रेशन डिस्टर्ब होता है, नींद काफी देर के लिए चली जाती है। रात को हमेशा मोबाइल 1-1.5 घंटे पहले हटा देना चाहिए, रात को टीवी नहीं देखना चाहिए, रात का भोजन हल्का लेना चाहिए, रात को थोड़ा वॉक करें, रात को भी प्रे करके सोएं, प्रार्थना करें, सारी अपनी चिंताएं अपने इष्ट के समर्पित कर दें और तब सोएं। अब ये देखिए कि अच्छा हमको अपने क्या चाहिए, बीज। एक खेत के किसान जो होता है वो ये बहुत अच्छे से जान, एक सेकंड जरा सा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। दिख रहा है ना प्रज्ञा, दिख रहा है? हाँ जी डॉक्टर। ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो अब आप ये देखिए, एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको किसान का, कि किसान की तैयारी कितनी विस्तृत होती है। पहले वो भूमि तैयार करता है, भूमि की जुताई करता है, बोराई करता है, उसमें से खरपतवार हटाता है, फिर उसको पूरा उसमें खाद डालता है, उसकी नमी चेक करता है, फिर अच्छे बीज लेकर के आता है, बीज बैंक से बीज डालता है, फिर उसकी देखभाल करता है बराबर, तब जा करके पौध तैयार होती है। और हम तो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, संतान एक पूरा आपका क्लोन डेवलप हो रहा है, जैसे आप हैं वैसे ही दूसरा एक, सोचिए क्या मैजिक है। और उसमें तो हमें सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब बीज तैयार हो रहे हैं और हम खा रहे हैं बाहर का गंदा संदा खाना, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब खा रहे हैं। अब वो कैसा बीज तैयार होएगा, या स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, और कैसी भी बातें कर रहे हैं, कैसी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, कैसा भी साहित्य देख रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि हमें पहले से इसकी तैयारी करनी है। और जो कहना चाहिए, हमें जो डिटॉक्स की प्रोसेस है, जब हम सोच ले कि अब हमको संतान को जन्म देना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये हमने बताया जो गुण उसमें देखने हैं हमको वो अपने अंदर चाहिए, तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसमें एक तरह से आपका भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भोजन जो होता है वो आपके अन्नमय कोश का निर्माण करता है। और भोजन में एक तो बात ये हो गई कि आप संतुलित लेंगे, आपका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, वो इक्वल
कुछ प्रपोर्शन में होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत फैटी डाइट ले ली, बहुत अधिक प्रोटीन खाने लग गए, नहीं, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें विटामिन मिनरल्स सब होंगे, जैसा आहार बताया जाता है उसी के अनुसार। बेसिकली जब आप प्लान कर रहे हैं तो आपके जो है वो डाइट में फोलिक एसिड, मतलब हरी पत्तेदार सब्जी या फोलिक एसिड एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। ग्रीन जूसेस, जितनी हरी सब्जियां हैं उनको लेकर के आप ग्रीन जूस तैयार कर लीजिए। और अंकुरित, इसका प्रतिदिन आप सेवन करिए। एक उपवास अवश्य रखिए। उपवास जो होता है उससे क्या होता है, इसका एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपके उस दिन आपके आंतों को आराम मिल जाता है। आप जब थके हुए होते हैं तो आप आराम करते हैं ना, इसी तरह से आंतें भी रोज रोज काम करने से थक जाती हैं। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। और इसका आध्यात्मिक लाभ ये होता है कि हम अपने जो अपने विचार होते हैं, अनर्गल विचार होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं। हमारी आत्मबल बढ़ता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है, हम अपनी सांसारिक वृत्तियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। और इससे हमारे केवल फिजिकल बॉडी का ही नहीं, हमारी मेंटल इमोशनल बॉडी का, हमारी चित्त वृत्तियों का और उपत्तिकाओं का शोधन होता है। थोड़ा सा डीप स्पिरिचुअल साइंस है, किसी दिन समझाएंगे उपत्तिकाएं क्या होती है। पर देखिए, इसको आज मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। योशिनोरी ओशुमी को 2016 में ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये क्या था, उन्होंने उपवास को बताया ऑटोफेजी। ये क्या है, उपवास को तब जब उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी को सेल्फ क्लीनिंग का, रिपेयर का टाइम मिलता है, उससे हमारी बॉडी रिजुवेनेट हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। और इसी को कहते हैं ऑटोफेजी। यानी कि जब हम बार बार खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा अंदर डेड सेल्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, हमारे शरीर को नया भोजन मिल गया। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स को जब भोजन नहीं मिला तो वो अपने आसपास के डेड सेल्स को खा लेते खुद ही। इस तरह से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते, इसी को ऑटोफेजी कहते हैं। इसीलिए, लेकिन गर्भधारण के बाद नहीं, ये सब गर्भधारण से पहले करना है, गर्भकाल के दौरान नहीं उपवास करना है। फिर गर्भधारण से पहले आप शराब, धूम्रपान, कॉफी, बिस्किट, जंक फूड, ये क्रीम, मांस, इस सब से बचना है। अधिक मिठाइयाँ, अधिक पकवान, ये जिसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब नहीं लेने हैं। और विशेष तौर पे आपको धूम्रपान और इसका सेवन नहीं करना है, शराब। इसके बहुत घातक परिणाम है। क्या होता है, देखिए, अगर शराब पीते हैं तो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, ये बच्चे मानसिक रूप से विकृत हो सकते हैं, इनके मस्तिष्क का विकास बाधित हो जाता है। एक स्पेशल सिंड्रोम होता है, कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिससे बच्चे जो हैं कम बुद्धि के, जिसका कॉग्निटिव फंक्शन पुअर होगा, मतलब सीखने की, समझने की, याद करने की क्षमता जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लो आईक्यू है, अत्यंत चंचल, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम के साथ या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए, और ये ऐसी स्टडीज हैं जिसमें एक स्टडी ऐसी भी है जिसमें माँ ने शराब नहीं पी लेकिन पिता शराब पीता था, उसके बच्चे के अंदर भी इस तरह का सिंड्रोम पाया गया। तो आपको दोनों पति पत्नी को इससे दूर रहना है। फिर चाय कॉफी अधिक पिएंगे तो गर्भपात, अबॉर्शन, ये जो है एसिडिक माहौल बना देती चाय कॉफी। तो अभी उस दिन किसी क्लास में आपको बताया बना 3 कप कॉफी तो होती है, वो नुकसान करती है। यूजुअली कम, अगर आदत है तो कम कर दीजिए इसकी मात्रा, और इसकी पोटेंसी मतलब हल्की टाइप की लीजिए, बहुत डार्क कॉफी या बहुत स्ट्रॉन्ग चाय नहीं लीजिए। फिर धूम्रपान में भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसी तरह से, जैसे कि गर्भधारण में देरी है, बांझपन, इनफर्टिलिटी है, अबॉर्शन हो जाना, स्टिल बर्थ, मैंने बताया, सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, लिया प्लेजेंटा जो है हट जाता है, कनारी हट जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, या कनारी नीचे लग जाती है, उससे भी ब्लीडिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर मांसाहार को कई डॉक्टर्स भी प्रमोट करते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया है आहार की, कि मांस क्या है, आहार क्या है, सॉरी, आहार वो है जो आप लेते हैं, वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। अब ऐसा आहार आपको लेना चाहिए जो आपकी आत्मिक विकास में बाधित ना हो, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस को एलिवेट होने में वो बाधा ना डाले। जब आप पशुओं का मांस खाते हैं, मतलब उनको मार करके खाते हैं, तो उनकी भी एक इंटेलिजेंस है, उनकी भी एक चेतना है, पर
चेतना के विकास में वो आपसे पीछे है, पर जब वो आहार के रूप में वो चेतना आपकी बॉडी में जाती है तो दोनों टाइप की कॉन्शियसनेस में क्लैश होता है। आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जिसका उद्देश्य ऊपर उठना, वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, तो आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। आपके अंदर हिंसा का बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, आपको चिंता बढ़ सकती है, आवेश बढ़ सकता है। तो ये आपके अंदर हार्ट रेट, फिजिकली हार्ट रेट बढ़ जाता है और ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाता है ना। तो इसलिए आपको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और जब भी मांस हम खाते हैं तो जो पशु को मारा जाता है, उस जब मरने वाला होता है पशु तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन सेक्रेट होता है और वो मांस को विषाक्त कर देता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो शरीर है वो बना ही नहीं है मांस खाने के लिए। हमारी शारीरिक संरचना शाकाहार के अनुसार है। सारे पशु पक्षी जो होते हैं जैसे उनको बनाया गया भगवान ने वैसे ही भोजन लेते हैं। अब हाथी बहुत बलशाली है, बैल बहुत बलशाली, पर वो मांस तो नहीं खाते ना, वो तो वेजिटेरियन है। पर हमको बनाया गया वेजिटेरियन, हमने अपनी बुद्धि लगाई, हमने मांस को पका लिया, उसको गला लिया, चाहे हमारी आंतें पचाने लायक हो नहीं, हमारे मुंह में वैसा सलाइवा में एसिड नहीं है, हमारे पेट में वैसा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तब भी उसको हम तल भुन करके मसालेदार बना के खा लेते हैं। तो ये हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं। फिर मांसाहारी जो पशु होते हैं ना, उनका जो ये देखिए आंतें जो छोटी होती हैं, जितना पचा पचा बाकी निकल गया। और ये जो आते हैं ये हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ये 6 मीटर की होती है। अब मांस इसमें पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और रोगों का सूत्रपात करता है। फिर आहार के साथ साथ हमको व्यायाम, आहार तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कैसी, सिडेंट्री, एकदम बैठे रहते हैं। अब आप सभी प्रकार के योगासन जो गर्भवतियों को कराए जाते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, उसके अलावा आपके लिए क्लास और रखा देंगे। आपको सारे आसन आप और भी कर सकते हैं, इसमें आप प्रज्ञा योग भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जो प्लानिंग फेज में बैठने लेटने उठने वाले आसन तो सभी कर ही सकते हैं, लेकिन ये है प्रज्ञा योग, ये विशेष लाभकारी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो एक दिन गर्भवतियों की क्लास के अलावा एक क्लास ऐसी रखवा देंगे जिसमें जो प्लानिंग फेज की मदर्स हैं उनके लिए योगासन बताए जाए। फिर आपका जब आप प्लान कर रहे हैं तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये विचार उपचार, पहले विचारों का उपचार करिए। अगर विचार नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी आपकी कॉन्शियसनेस की, फिर वैसी चेतना को आप इनवाइट करेंगे। इसलिए आप नियमित प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए। प्राणायाम से क्या होता है, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं अपने अंदर, उसको ग्रहण कर रहे हैं। प्राण तत्व पूरे कॉस्मोस में बिखरा पड़ा है, लेकिन उसको लेने का तरीका क्या है, उसको लेने की टेक्निक है प्राणायाम। तो प्राणायाम सभी को करना चाहिए, जिससे आपका मस्तिष्क शांत रहता है, ऑक्सीजनेशन बेटर होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इम्यूनिटी बेटर होती है और आपको कंट्रोल आता है, अपने विचारों पर कंट्रोल आता है। इससे आपका क्या होता है, चिंता तनाव कम हो जाता है, हमेशा आप शांत उल्लास से प्रफुल्लित महसूस करते हैं और मेंटल टॉक्सिसिटी कम होती जाती है। आप मेंटल टॉक्सिन्स को प्राणायाम के माध्यम से निकाल सकते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल रहता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक सूर्य नाड़ी है, पैरासिम्पैथेटिक चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रल से आपने जब लिया और वो अत्यधिक अगर स्टिमुलेट हो गई तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको बेचैनी हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर पैरासिम्पैथेटिक चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो गई तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेड बैक को एकदम कुछ करने ही नहीं है, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक या सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का बैलेंस होना बहुत अच्छी है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। आप पूरा 100% जीवन को दे पाए उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के फायदे आपको बहुत बार बताए जा चुके हैं, तरह तरह के ध्यान आपको क्लासेस में कराए जाते हैं। ये डायग्राम हम बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, फिर हिप्पोकैम्पस जो स्मरण और लर्निंग का सेंटर है वो बढ़ जाता है। ये पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, ये क्या होता है, वॉन्डरिंग माइंड। अगर ये हमारा मन जो होता है ना चंचल होता है, और जब हम नियमित ध्यान और जप करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। इसके सिकुड़ने से क्या होता है, इसके सिकुड़ने से हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और एमाइगडाला जो नेगेटिव इमोशन का सेंटर है वो भी सिकुड़ जाता है ध्यान और जप करने से। उससे आपका डर, तनाव, चिंता, शंका, डिप्रेशन ये सब कम हो जाता है। और ये है आपका टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, ये जो आपका क्रोमोसोम होता है, इसका क्रोमोसोम की एक कैप होती है, ये कैप को टीलोमियर कहते हैं। और जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड करते, एज बढ़ती जाती है हमारी, क्रोमोसोम डिवाइड करते जाते हैं,
और क्रोमोसोम डिवाइड करके सेल्स में जाते हैं, टीलोमियर झड़ता चला जाता है। टीलोमियर झड़ने का मतलब है हमारी वो झुर्रियां आ जाती है, हमारी खाल सूखी होने लगती है। लेकिन अब ध्यान जप करते हैं, उषा पान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, रेगुलर आप मेडिटेशन करते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, और ये टीलोमियर आपका नॉर्मल रहता है। महापुरुषों का टीलोमियर स्टडी किया गया और देखा गया कि उनका टीलोमियर झड़ता ही नहीं है, तो उसके अंदर एजिंग इफेक्ट्स ही नहीं आते, वो हमेशा 70 साल में भी यंग रखते हैं। और यही काम मेंटल टॉक्सिसिटी कम करने का काम करता है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। तो जैसे हम अपने शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी संतुलित सात्विक संस्कारित आहार लेते हैं, ऐसे मस्तिष्क के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक तो हम स्वयं का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने दुर्गुणों को ढूंढे, आत्म समीक्षा करके अपने अंदर जो गलतियां उसको हटाए, इससे आत्म सुधार होएगा। और जब आत्म सुधार होएगा तो हम कुछ नए गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। भाई जब तक कुछ दुर्गुण हटेंगे तो जगह खाली होएगी ना, वहाँ अच्छे गुण आएंगे, तो ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया होगी। और जब हम बिल्कुल बदल जाएंगे, हमारा नया फॉर्म हो जाएगा, एकदम हम चेंज हो गए, आपके फ्रेंड्स कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल बदल गई, अब तो आप बहुत ज्यादा पार्टीज में नहीं आती, लेट नाइट नहीं करती। तो आपको बताएंगे कि नहीं, आप उनको बताएंगे नहीं देखिए हम तो सुबह जल्दी उठते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, हम सुबह उठ के उषा पान करते हैं। तो ये चीजें आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए और उनके जीवन में परिवर्तन आए, इसको कहते हैं आत्म विकास। तो ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है अपने एलिवेशन के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी दिन प्रतिदिन उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। क्या है? आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास। तो एक ये हो गया तरीका स्वाध्याय का, अपना अध्ययन। और दूसरा स्वाध्याय होता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। जैसे जो गुण आप अपने बच्चे में देखना चाहती हैं वैसी पुस्तकें, चाहे शौर्य की हो, साहस की हो, सफल व्यक्तियों का जीवन चरित्र हो, मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाला साहित्य, तो ये सब पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ये गर्भधारण से पहले और गर्भकाल के बाद दोनों के लिए उपयोगी हैं। ये पुस्तकें आपको किसी भी गायत्री परिवार के सेंटर पे मिल जाएंगी। और नहीं तो आप बताइएगा, तो हम लोकल जहां भी आप होंगे वहां का नंबर आपको देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, सॉरी। और ये देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे भावनात्मक चेंजेस हो कैसे रहे जो आप कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आप प्रसन्न रहते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं? जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी को अच्छी एडवाइस देते हैं, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से आप कोई सेवा करते हैं, ये चाहे वो पैसे से मदद हो, चाहे आप अपनी प्रतिभा का दान करते हैं, मतलब किसी को आप ट्यूशन दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हेल्प कर दी, कोई भी किसी प्रकार का भी योगदान आप समाज या राष्ट्र को देते हैं, तो आपको खुशी होती है और आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं। और जब आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं तो आपका बीपी, आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो सब नॉर्मल रहती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप बिना दवाइयों के हमेशा सुस्त रहते हैं। तो दूसरी तरफ स्ट्रेस जो है वो अपने आप में एक बीमारी है, उससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आप गुस्सा करेंगे, आप छोटी छोटी बात में उत्तेजित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको गर्भधारण में भी दिक्कत आती है, अंडा बनने में दिक्कत आती है, शुक्राणुओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि उनका काउंट और उनकी जो मोटिलिटी है, उनका नॉर्मल फॉर्म्स, ये सब जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, सबके लिए अच्छा करना है। और आध्यात्मिक स्वाप्स, ये स्पिरिचुअल थेरेपी जो होती है वो आपको हम बताते रहते हैं मंत्र के द्वारा। अभी आपको कराया जाएगा थोड़ी देर मंत्र, आज शिवरात्रि है, आप थोड़ी देर शिव गायत्री मंत्र का साधना करिएगा। फिर ये दिनचर्या में आपको बताते हैं किस तरह से आत्मबोध और तत्वबोध, सुबह डे को प्लान करिए और रात को सोने से पहले उस डे की एनालिसिस करिए कि आपने अच्छा किया जो करना चाहते थे कि नहीं, लेकिन किसी प्रकार की गिल्ट मत रखिए। तो ये सब अगर आप करते हैं, और विशेष करके ये सब क्लासेस अलग अलग पूरी डिटेल में हम लोग कराते रहते हैं, और आपको ये नोट करना है कि आपको प्लानिंग फेज में ये सब करना बहुत आवश्यक है। ये देखिए सब साइंस बताती है कि अगर आप नियमित जब ध्यान करेंगे तो आपके ब्रेन का साइज तक कुछ मिलीमीटर बढ़ जाता है। फिर घर वालों और पति का भी रोल आता है कि हम वातावरण की अच्छी व्यवस्था बनाएं, घर में सब कोई प्रसन्न रहे, सब कुछ मिलजुल के सहयोग से काम होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए।
और इसके लिए आप घर में सुंदर सुंदर चित्र लगाइए। ये देखिए इस तरह के कोटेशंस के स्टिकर्स आते हैं, उनको लगाइए। कोई गंगा का चित्र लगाइए, हिमालय का चित्र लगाइए, बागवानी करिए, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, उससे बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कि रेडिएशन से हमें दूर रहना। रेडिएशन जो है आजकल बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रूव होता चला जा रहा है, और बहुत ज्यादा। आज ही एक पेशेंट का हस्बैंड कंप्लेन कर रहा था कि मैडम ये रील्स बहुत देखती हैं और क्या करती हैं, और ऐसी तनाव में थी वो कि अपनी जॉब को लेकर के कि जरा सी प्यार से बात करी तो आंसू टपकने लगे। मतलब हैंडल नहीं हो रहा है, लेकिन प्लानिंग करी नहीं है। 5 मंथ्स हो गए, अब इस समय इतना ज्यादा स्ट्रेस है, अब चूज करना है जॉब की बच्चा, अब ये भी नहीं तय कर पा रही है। लेकिन बच्चे के ऊपर कितना खराब प्रभाव पड़ रहा है कि ये तैयारी पहले सोची होती कि भाई हम जॉब और बच्चा हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, आज दोनों मुश्किल में पा रही है। इतना स्ट्रेस कि आंसू निकले जा रहे हैं उनके। ये बहुत ही खराब स्थिति, ऐसे में आप अपने को मत डालिए। ये रेडिएशन के लिए देखिए हम बताएंगे, जो मेल्स हैं विशेष करके जब फोन अपना जेब में रखते हैं, लैपटॉप को अपने लैप पे रखते हैं, तो उनके अंदर स्पर्म्स के अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी सघनता, संख्या सब में कमी आने लगती है, वो एबनॉर्मल फॉर्म्स डेवलप होने लगते हैं। तो इस पे आप देखिए, और माताओं के भी अंडा बनने की प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है। और फिर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी होगी तो एक चेतना हमारे अंदर विकसित होगी। तो हम थोड़ा ये देखें कि हाँ भी एक और भी जीव मेरे अंदर है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, एकदम नॉर्मल नहीं लगेगा। हमको थोड़ा उल्टी भी आ सकती है, हमको जी मिचला सकता है, थोड़ी पैरों में सूजन हो सकती है, बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, हमारा फिगर वैसा नहीं रहेगा, एसिडिटी होगी। तो इसको एक्सेप्ट करें। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम अगर दवाई के लिए जाएंगे तो वो एक समस्या होगी। तो ये एक्सेप्टेंस पहले से होनी चाहिए, गर्भधारण से पहले, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये थोड़े थोड़े बदलाव हमारे पास आएंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे समाज में सबको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि भारतवर्ष में गर्भ में हर बच्चा लड़का ही होता है, कोई ये नहीं कहता मैं लड़की होने वाली है। अब थोड़े नए बच्चे थोड़े इसमें चेंज ला रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि मेल या फीमेल कोई भी जन्म लेता है उसका जिम्मेदार केवल पुरुष है। पुरुष के क्रोमोसोम्स होते हैं XY और फीमेल के होते हैं XX। अब फीमेल जो है बच्चे के अंदर संतान का जब बनेगी संतान, तो वो केवल X को ही दे सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में एक X जो है, लड़के में तो एक ही X होता है तो वो माँ से आता है, लड़की में 2 X है तो एक X माँ से आ रहा है। अब लड़का होगा कि लड़की, ये पुरुष के स्पर्म डिसाइड करते हैं। अगर वो Y डोनेट करता है तो लड़का होगा, और X डोनेट करता है तो लड़की होगी। पर इस पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं, नोबडी नोस कौन सा स्पर्म जाकर के एग को फर्टिलाइज करेगा। तो इस बातों पे ना तो पहले से कोई डिस्कशन होना चाहिए, ना गर्भ काल के बाद, गर्भ धारण के बाद तो डिस्कशन होना चाहिए कि लड़का होगा क्या लड़की। संतान जो भी हो वो पूर्णतः स्वस्थ हो, वो शरीर से स्वस्थ हो, उसके अंदर कोई विकार ना हो, वो उसके विचार उत्तम हो, उच्च श्रेणी की संतान उत्पन्न हो जो अपने को राष्ट्र और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर सके। और इसी उद्देश्य से आपकी ये क्लासेस माँ की पाठशाला चल रही है। और आप सबको परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशा करती हूँ आपको गर्भ धारण की तैयारी समझ में आई होगी, और गर्भ काल के दौरान भी ये सब क्यों करना है, इसका कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन है, इसीलिए आपको इतना डिटेल में दिनचर्या, आहार, संगीत सब पे क्लासेस कराई जाती है, क्योंकि सबका साइंटिफिक बेनिफिट है और इसी समय हो रहा है। तो एक एक पल आपका, एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।